म्यूचुअल फंड्स की कई कैटेगरीज हैं और उनमें से एक कैटेगरी है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स की। और सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में यदि मैं सब कैटेगरी की बात करूं तो एक रिटायरमेंट फंड्स यहां पर होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि रिटायरमेंट फंड्स क्या होते हैं और क्या आपको इस तरह के फंड में निवेश करना चाहिए और क्या इस तरह के फंड्स में निवेश करके आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से जो रिटायरमेंट फंड्स हैं ये एक तरह से ओपन एंडेड सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स होंगे और इनमें 5 साल का लॉक इन या फिर इन्वेस्टर की एज 58 ईयर्स तक जब तक नहीं हो जाती, यानी कि जो भी पहले हो जाए। उदाहरण के तौर पर यदि कोई 40 ईयर्स का पर्सन इस तरह की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो कम से कम 5 साल यानी कि 45 ईयर्स की एज होने तक आपको वहां पर बने रहना होगा। और यदि कोई 56 ईयर ओल्ड पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है तो क्योंकि 50 ईयर्स की एज मिनिमम होनी चाहिए तो 2 साल मिनिमम लॉक इन वहां पर हो जाएगा, यानी कि 58 ईयर्स ऑफ एज या फिर 5 ईयर्स वॉट एवर कम्स फर्स्ट। तो इस तरह से यहां पर आपको लॉक इन में रहना होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि यदि स्कीम परफॉर्म नहीं करती है तो उस केस में आप वहां से स्विच कर सकें, आप एग्जिट कर सकें। लेकिन यदि आप रिटायरमेंट फंड इस कैटेगरी की किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर आपको ये समझना होगा कि स्कीम परफॉर्म करे या ना करे, आपको 5 साल वहां पर बने रहना होगा क्योंकि यहां पर लॉक इन की कंडीशन है। किसी स्कीम के नाम में रिटायरमेंट वर्ड जुड़ जाने से यह बात तय नहीं होती है कि यह स्कीम आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सच में सफल होगी। लेकिन इस कैटेगरी में कई स्कीम्स हैं। उदाहरण के तौर पर यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड, निपॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड। और निपॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड में भी आपके पास चॉइस है, जैसे कि वेल्थ क्रिएशन और दूसरा इनकम जनरेशन। इसी तरह से एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड, इक्विटी प्लान और हाइब्रिड इक्विटी प्लान, टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड मॉडरेट और अग्रेसिव। इसी तरह से एक्सिस रिटायरमेंट सेविंग्स फंड है, उसमें भी आपके पास अग्रेसिव प्लान है, डायनेमिक है, कंजर्वेटिव है। यानी कि इस तरह से आपके पास एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड, फ्रैंकलिन इंडिया पेंशन फंड, इस तरह से बहुत सारी स्कीम्स की चॉइस है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि यहां पर रिटायरमेंट फंड में अग्रेसिव, मॉडरेट, इस तरह से प्योर इक्विटी, प्योर डेट, बहुत सारी चॉइसेस दी गई हैं। अब ये रिटायरमेंट फंड बेसिकली क्या है? ये जैसा मैंने कहा कि ओपन एंडेड स्कीम्स हैं, लेकिन यहां पर 5 ईयर का लॉक इन है या फिर इन्वेस्टर की एज 58 ईयर्स होनी चाहिए तभी यहां से एग्जिट किया जा सकता है। और साथ ही कुछ स्कीम में तो ऐसा भी है कि 5 साल का लॉक इन पूरा होने के बाद भी, और उदाहरण के तौर पर फ्रैंकलिन इंडिया पेंशन फंड की बात करें तो यहां पर 5 साल का लॉक इन तो रहेगा ही, उसके बाद भी यदि 58 ईयर्स की एज होने से पहले, इन्वेस्टर की एज 58 ईयर्स की होने से पहले यदि इन्वेस्टर एग्जिट करना चाहते हैं तो वहां पर 3% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन स्कीम्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि यहां पर एक तो लिक्विडिटी कम है, 5 ईयर का लॉक इन काफी बड़ा हो जाता है। यदि स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है और आप वहां से स्विच करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और साथ ही दूसरा जो एक यहां पर डिफिकल्टी है या लिमिटेशन है वो अगेन एग्जिट लोड को लेकर है। रिटायरमेंट प्लानिंग में 2 फेज होते हैं, एक्यूमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज यानी कि वो वक्त जब हम इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, हम कुछ काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और उस पैसे में से कुछ पैसा सेव करके अपने रिटायरमेंट के लिए पूंजी जुटाते हैं। उसके बाद एक वक्त आता है जब हम रिटायर हो जाते हैं या फिर उसके बाद हम काम नहीं करना चाहते, हम एक्टिव जॉब में नहीं होते हैं, तो वो वक्त होता है जब जो भी पैसा एक्यूमुलेट किया गया है अब उस पैसे से हम कुछ रेगुलर इनकम जनरेट कर सकें, हम कुछ पैसा विड्रॉ कर सकें, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो ये जो सारी स्कीम्स हैं
ये बेसिकली एक्यूमुलेशन के लिए हैं, यानी कि यहां पर पैसा सेव करके इन्वेस्टमेंट करके आप पूंजी जुटाते हैं रिटायरमेंट के लिए। तो यदि इन स्कीम्स की बात करें, उदाहरण के तौर पर यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड, ये एक तरह का बैलेंस हाइब्रिड फंड है। तो भले ही इसको एक नाम दिया गया है रिटायरमेंट का और ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड बन गया है, लेकिन यदि पोर्टफोलियो के हिसाब से बात करेंगे तो ये एक बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड है। इसी तरह से निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड, इसमें क्योंकि दो चॉइसेस हैं, यदि मैं वेल्थ क्रिएशन प्लान की बात करूं तो ये फ्लेक्सी कैप फंड है। यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के स्टॉक्स में हो सकता है। और इनकम जनरेशन जो प्लान है उसकी बात करें तो वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। तो ये जो फंड्स हैं, अगेन यदि आप इक्विटी प्लान में जा रहे हैं तो वो इक्विटी प्लान यानी कि फ्लेक्सी कैप फंड की तरह से हैं। हालांकि लॉक इन है वहां पर, फ्लेक्सी कैप फंड में लॉक इन नहीं होता है। और यदि आप किसी बैलेंस फंड में जाते हैं तो बैलेंस हाइब्रिड या कंजर्वेटिव हाइब्रिड या अग्रेसिव हाइब्रिड, इस तरह के प्लान हो सकते हैं। तो यदि आप एक्यूमुलेशन फेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो रिटायरमेंट फंड में करने की बजाय आप खुद भी तो फ्लेक्सी कैप में या हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहली बात तो यह है, जब मैं एक्यूमुलेशन फेज की बात कर रहा हूं और आप यंग एज में स्टार्ट करते हैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग और आपके पास लंबा समय होता है, तो ऐसे में ज्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करना ही बेहतर होगा। तो ऐसे में इनकम जनरेशन या जो प्योर डेट प्लान है तो उनमें इन्वेस्टमेंट करना ही सही नहीं होगा रिटायरमेंट के नजरिए से। तो ऐसे में इस तरह की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय मैं सलाह दूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी रिटायरमेंट के लिए आज के अपने एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए उनकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी। यदि आज की तारीख में महीने का घर का खर्च मान लीजिए 50,000 रुपये है और 6-7% के इन्फ्लेशन के हिसाब से फ्यूचर में जब आप रिटायर होंगे उस वक्त कितना खर्च होगा, और क्योंकि इन्फ्लेशन उसके आगे भी रहेगा, तो यदि कोई 58 या 60 इयर्स में रिटायर होता है और उसके बाद 80-90 इयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम मानकर चलते हैं, तो ये जो खर्च है जो 60 इयर्स की एज में होगा वो 70 में और अधिक हो जाएगा, 80 की एज में और अधिक होगा। और उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होगी कि रिटायरमेंट के वक्त आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। तो जब एक्यूमुलेशन फेज में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरी सलाह होगी कि यदि आप अर्ली स्टार्ट करते हैं, आप जैसे ही जॉब लगती है तभी स्टार्ट करते हैं, तो आप 80% टू 100%, और मैं तो बोलूंगा कि रिटायरमेंट के लिए आपका अलग से जो कॉर्पस इकट्ठा कर रहे हैं वो आप पूरा पूरा इक्विटी में कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आप थोड़ा थोड़ा इक्विटी से एक्सपोजर कम करते रहिए और उस वक्त आप डेट में स्विच कर सकते हैं, क्योंकि आप ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम से स्टार्ट करेंगे। आप शुरुआत में एक फ्लेक्सी कैप से स्टार्ट कर लीजिए, थोड़ा सा पैसा आप बढ़ाते हैं तो उस वक्त आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले म्यूचुअल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यह भी संभव है कि आप यदि छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं, आप एसआईपी की अमाउंट को छोटी रखना चाहते हैं शुरुआत में, लेकिन हर साल जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है आप उस एसआईपी की अमाउंट को भी बढ़ाते रहिए। और आप टाइम टाइम से अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए और एज के साथ आप थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश कीजिए। यानी कि यदि आपने स्मॉल कैप में अधिक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसको एज बढ़ने के साथ थोड़ा कम कीजिए, और जब आप रिटायरमेंट के बहुत करीब हों, उदाहरण के तौर पर 55 ईयर्स में यदि आप 60 में रिटायर होना चाहते हैं तो उस वक्त पर अपना एक्सपोजर इक्विटी में काफ़ी कम कर सकते हैं। आप सिस्टमेटिकली अपने इक्विटी से डेट में ट्रांसफर करते जाइए, स्विच करते जाइए। उसके बाद जब आप रिटायर हो जाते हैं तब आपको ज़रूरत है पैसा विड्रॉ करने की। इस वक्त पर आपका इन्वेस्टमेंट ऐसी स्कीम्स में होना चाहिए जहां पर उतार चढ़ाव यानी कि वॉलेटिलिटी कम हो आपके पोर्टफोलियो में। आप कुछ कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड, इक्विटी सेविंग्स फंड, इस तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम्स को
अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है आपका वो डेट ओरिएंटेड स्कीम्स में हो और 15, 20, 25% अराउंड आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी में रहे। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट आपको हर समय रखना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इक्विटी ही आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों, मेरी सलाह यह है कि रिटायरमेंट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय आप प्रॉपरली प्लानिंग करके अपने हिसाब से स्कीम्स का चुनाव करेंगे और ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम्स में या फिर जरूरत हो तो डेट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि समय के साथ यदि जरूरत पड़े तो आप एक स्कीम से दूसरे स्कीम में स्विच कर सकें। यदि स्कीम परफॉर्म ना करे तो आप वहां से एग्जिट कर सकें। इस तरह से यदि आप प्लानिंग करेंगे तो शायद आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपने सुझाव जरूर पोस्ट करें। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.